हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी। यहाँ पर मैं क्लास 9 के बायोलॉजी को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 14 है, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऑलरेडी मैंने इस पे 5 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें। उसमें मैंने इंस्पायर्ड एयर वर्सेज एक्सपायर्ड एयर के पहले के टॉपिक को डिस्कस कर दिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आईसीएसई कंसाइज के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इन सभी को डिस्कस कर दिया गया है। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इंस्पायर्ड एयर वर्सेस एक्सपायर्ड एयर। यहाँ पर दे रखा है द एयर इनसाइड द लंग्स इज नेवर रिप्लेस्ड कम्प्लीटली। जो एयर जो होता है इनसाइड द लंग्स वो हम कम्प्लीटली उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इट इज ऑलवेज अ मिक्सचर ऑफ एयर लेफ्ट इनसाइड एंड द एयर इंस्पायर्ड। मतलब ये हमेशा जो एयर उसमें इंटर ही रहते हैं और वो जाकर जब आप एयर को इनहेल करते हो वो भी जाकर उसमें मिक्स हो जाते हैं जो पहले से प्रेजेंट होते हैं उनके साथ। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द एयर इन द लंग्स इज ओनली बिकमिंग बेटर एंड वर्स with each inspirations and expiration। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है क्वालिटी वाइज अगर हम बात करें तो द इंस्पायर्ड एयर डिफरेंट फ्रॉम द इंस्पायर्ड एयर इन द फ्लोइंग रेस्पेक्ट्स। पहला दे रखा है इट कंटेन लेस ऑक्सीजन। अगर हम बात करते हैं इंस्पायर्ड एयर की तो उसमें जो ऑक्सीजन की अमाउंट्स होती है वो काफ़ी कम होती है। दूसरे पॉइंट में बोल रखा है इसमें जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट्स होता है वो भी ज़्यादा होता है इंस्पायर्ड एयर में। थर्ड नंबर में दे रखा है इट कंटेन मोर वाटर वेपर। इसमें वाटर वेपर की अमाउंट्स भी ज़्यादा होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इट इज वार्म्ड, गर्म होता है और एट द सेम टेम्परेचर एज दैट ऑफ द रूम बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी की जो टेम्परेचर होती है वही टेम्परेचर आपका एयर जो आप ब्रीद आउट करते हो उसकी भी टेम्परेचर सेम होती है। फिफ्थ नंबर दे रखा है इट में कंटेन सम बैक्टीरिया, कुछ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ यहाँ पर दे रखा है कंपोनेंट्स गिवन है, इंस्पायर्ड एयर दे रखा है, एक्सपायर्ड एयर दे रखा है, बेसिक ऑफ डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इंस्पायर्ड एयर जो होता है, जो ब्रीद इन एयर होता है उसमें ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है वो होता है 20.96%। अगर हम बात करें विदाउट एयर में तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो 16.4% होता है। बेसिक ऑफ डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है एट द एल्वियोलर सरफेस। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की ये एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, एल्वियोलर सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाते हैं ऑक्सीजन को। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो ये होता है इंस्पायर्ड एयर जो कि ब्रीद इन एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो होता है 0.04%। वही अगर हम बात करते हैं एक्सपायर्ड एयर में तो उसमें होता है 4%। ये क्या होता है, रिलीज एट द एल्वियोलर सरफेस। एल्वियोलर जो सरफेस होता है उससे रिलीज हो जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो ब्रीद इन जो हम एयर करते हैं उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट जो होता है वो 79% होता है। वही हम ब्रीद आउट करते हैं उसमें नाइट्रोजन का अमाउंट जो होता है 79.6% होता है। तो ब्रीद इन के कंपैरिजन में ब्रीद आउट में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है। अनयूज्ड, इसका कोई भी यूज नहीं होता है। फोर्थ नंबर दे रखा वाटर वेपर। वाटर वेपर जो होती है जो आप ब्रीद इन करते हो उसमें वाटर वेपर लो होता है, वही जो आप ब्रीद आउट करते हो उसमें वाटर वेपर हाई होता है। इवेपोरेशंस ऑफ द वाटर फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पैसेज। नाउ डस्ट पार्टिकल की बात करें तो वेरिएबल बट यूजुअली प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट, लेकिन किसी में ज़्यादा, किसी कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ब्रीद इन की, अगर हम ब्रीद आउट की अगर बात करें तो उसमें उस एयर में आपका क्या होता है, लिटिल इफ एनी, मतलब लिटिल अमाउंट में होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक ऑफ डिफरेंस की अगर हम बात करें तो उसमें कफ इन म्यूकस। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर जो ब्रीद इन करते हो एयर उसमें टेम्परेचर वेरिएबल होती है, लेकिन अगर हम ब्रीद आउट जो एयर होती है उसकी जो टेम्परेचर जो होती है वो रूम टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के इक्वल होती है जो कि होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर का हमारा जो ब्रीद आउट जो आप करते हो एयर उसकी भी टेम्परेचर उतनी ही होती है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर देखो टेबल 14.3 गिव द एवरेज कंपोजिशन ऑफ द एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड एयर ऑफ अ पर्सन एट रेस्ट एंड द बेसिस ऑफ डिफरेंस। इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑन ब्रीदिंग। एज वी गो हायर अप, जब आप ऊपर जाते हो द एयर बी ब्रीद इज डिक्रीज। एयर का जो अमाउंट है, एयर में जो एयर का जो प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, अकम्पेंड बाय द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द ऑक्सीजन कंटेंट। और एयर में जो ऑक्सीजन
की मात्रा है वो भी डिक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलते हैं कि आप सी लेवल से 4500 मीटर ऊपर जा रहे हो तो वहां पर क्या होता है कि एयर का प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन के अमाउंट है एयर में वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो होता क्या है, अगर पर्सन उतने हाइट में है तो उन्हें होगा क्या, वन में सफर फ्रॉम एयर सिकनेस, वो एयर सिकनेस से सफर कर सकता है, इन विच लेक ऑफ ऑक्सीजन लीड टू डिजीनेस, मतलब चक्कर आ सकती है, अनस्टडी विजन, लॉस ऑफ हियरिंग, वो क्लियरली सुन नहीं सकेगा, लेक ऑफ मस्कुलर कोऑर्डिनेशंस एंड इवन कंप्लीटली ब्लैकआउट, मतलब बेहोश भी हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे हाइपोसिया और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अस्फिक्सिएशन। ठीक है, अस्फिक्सिएशन। तो हाइपोसिया हम देखेंगे पहले, इज द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन रीचिंग द टिश्यू, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके वजह से ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में टिश्यू तक रीच नहीं कर पाता है। इट में रिजल्ट ड्यू टू द सिटिंग फॉर अ लॉन्ग आवर इन द क्राउडेड रूम विथ पुअर वेंटिलेशन, आप ऐसे जगह पर बैठे हो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग हैं और वेंटिलेशन जो है वो काफ़ी पुअर है, बिल्कुल भी वेंटिलेशन नहीं है, तो उस केसेस में आपको ऐसा हो सकता है। इट में ऑल्सो भी experienced at high altitudes where the oxygen contents of the air is low, और ऐसा आप फील कर सकते हो जब आप काफ़ी ऊंचाई पर हो और वहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट जो है एयर में वो काफ़ी कम है, तो उस केस में भी एयर की ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है आपको बॉडी में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन इज अ कंडीशन इन विच द ब्लड बिकम मोर वेनस बाय द accumulations of more carbon dioxide and oxygen supply is dismissed. This may result due to the several causes such as the strangulation, drowning or any obstructions in the रेस्पिरेटरी ट्रैक। पहला ऐसा रीज़न ऐसा तब हो सकता है जब बिल्कुल ही आपको ऑक्सीजन इंटर ही नहीं कर रही है पूरे एंटायर बॉडी में, तो वो तब पॉसिबल हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गला घोट रहा हो उस केसेस में, कोई पर्सन डूब रहा है पानी में उस केसेस में, या फिर आपके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मतलब कोई बाधा है, कोई अपोजिशन आ रही है जो अपोज कर रहा है, एयर को इंटर होने नहीं दे रहा है, तो उस केस में ऐसा देखने को मिल सकता है, एस्फिक्सिएशन हो सकता है। ठीक है, एस्फिक्सिएशन हो सकता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डेथ फॉलो इफ द कॉज इज नॉट रिमूव क्विकली, अगर इसको जल्दी इसको सॉल्व आउट नहीं किया जा पाएगा तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज हेल्पफुल इन द सर्टेन केसेस, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन जो होता है इस केसेस में काफ़ी हेल्पफुल माना जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सम एक्सपेरिमेंट्स ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। पहला दे रखा है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द वाटर इज लॉस्ट ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। हाँ, वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। जनरली ब्रीद अपॉन अ कोल्ड सरफेस सच एज अ पीस ऑफ ग्लास और स्लेट, द वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयरिंग ऑन द सरफेस प्रूव द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द इंस्पायर्ड एयर। तो ये प्रूव कर देता है कि जब आप ब्रीद आउट करते हो एयर को तो उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो जब आप सिंपल ब्रीद आउट करो ऐसे जगह पर जहाँ पर ग्लास में अगर आप ब्रीद आउट करते हो तो वहाँ पर देखोगे छोटे छोटे बूंदे वेपर के बनेंगे, फॉर्म्ड होंगे, तो इससे पता चलता है कि जो एक्सपायर्ड जो एयर होती है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट इन द ब्रीदिंग। जब आप ब्रीद आउट करते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्रेजेंट होती है, वो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो सेटअप अपरेटस एज शो इन द फिगर में जैसा अपरेटस सेटअप कर दिया गया है वैसा सेटअप करना है। क्लिप सी इज ओपन एंड क्लिप डी इज क्लोज। आप क्लिप जो सी है उसको ओपन रखो और क्लिप डी को क्या करो, क्लोज कर दो। ठीक है, एयर इज सक्ड, एयर को सक्ड करना इन बाय द माउथ, माउथ से क्या करना है, एयर को सक करना है थ्रू द ट्यूब एट द सेंटर। एटमॉस्फेरिक एयर रश इन द फ्लैश है, और एटमॉस्फेरिक एयर को क्या करना है उसमें एंटर करना है फ्लैश ए में। ठीक है, बबलिंग
थ्रो द लाइम वाटर। नेक्स्ट क्लिप सी इज क्लोज। अब क्या करो, जस्ट उल्टा, क्लिप सी को क्लोज कर दो और क्लिप डी को ओपन कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो, एक्सहेलिंग एयर, पहले आपने क्या किया, एटमॉस्फेयर एयर को एंटर कराया, अब आप क्लिप जो आपने क्लिप सी को क्लोज कर दिया, क्लिप डी को ओपन कर दिया, तो क्लिप डी में आप क्या आप डाल रहे हो, तो एक्सहेलिंग एयर, मतलब जो आप ब्रीथ आउट एयर को एंटर करा रहे हो। ठीक है, थ्रो द सेम सेंटर ट्यूब। ठीक है, दिस टाइम द एयर इज फोर्स्ड इनटू फ्लैक्स बी। ठीक है, bubbling through its lime water. The process is repeated about 10 times. The lime water is in flax B turn milky much faster than in flax A. फ्लैक्स जो ए है उसके कंपैरिजन में फ्लैक्स बी जो है उनमें वाटर जो है, लाइम वाटर जो है वो काफ़ी जल्दी मिल्की हो जा रहा है। इससे पता चल रहा है कि एक्सहेलिंग जो एयर होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा आता है तो वो काफ़ी जल्दी मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है लाइम वाटर। दिस प्रूव दैट द एक्सपायर्ड एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड देन द इंस्पायर्ड एयर। Now next यहाँ पे देखो, to demonstrate the action of the diaphragm during the breathing, set up an experiments as shown in figure 14.10. The rubber sheet tied around the bottom edge of the bell jar represent the, यहाँ पर देखो दिखा रखा गया है डायफ्राग्राम। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे बनाया गया है दैट इज नथिंग बट डायफ्राग्राम, इसको इस तरीके से डायफ्राग्राम की तरह शो किया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोल रखा है व्हेन द सीट इज पुल्ड डाउनवर्ड, जब आप नीचे की ओर सीट को पुल्ड कर रहे हो, वॉल्यूम इज इंक्रीज। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। प्रेशर क्या हो रहा है, इनसाइड द बेल जार लोअर, प्रेशर क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है। द रबर बलून्स आर एक्सपेंडेड बाय द एयर रशिंग इन थ्रू द ट्यूब ऑफ द टॉप। व्हेन द सीट इज पुश्ड अपवर्ड वॉल्यूम इज डिक्रीज, जब आप सीट को पुश कर रहे हो ऊपर की ओर तो वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, जिसके वजह से इनसाइड का प्रेशर क्या, इनसाइड द जार प्रेशर क्या हो जा रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है, और बलून क्या हो जा रहा है, कोलैप्स कर जा रहा है ड्यू टू द एयर रशिंग आउट। द बलून्स रिप्रेजेंट द टू लंग्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है 4 नंबर, टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ एक्सपायर्ड एयर सेट अप एन apparatus as shown in the figure 14.11. Fill your chest with air to the maximum and then blow out through the short tube, expelling as much air as you can. जितना आप कर सकते हो उतना करो. The water expelled from the other tube when measured गिव द वॉल्यूम ऑफ द एयर एक्सहेल, तो वो वॉल्यूम दे देगा एयर जो आपने एक्सहेल करा है उसकी वॉल्यूम आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5th नंबर दे रखा है, टू शो दैट द ऑक्सीजन इज टेकन इन बाय एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन यूज अ स्मॉल एनिमल सच एज अ कॉकरोच। आपको एक स्मॉल एनिमल लेना है, कॉकरोच को और स्नेल कोई भी ले सकते हो। इन दिस एक्सपेरिमेंट्स टेक 2 कैनोनिकल फ्लैग्स ए एंड बी, प्लेस अ live cockroach in one flax A and dead cockroach that has been soaked in the formalin to prevent decay in the other flask. ठीक है, this flask with the dead cockroach act as a control. Fit a rubber cork in the mouth of the each flask and make sure that the apparatus is airtight. मतलब पूरी तरह से फिट कर दो अच्छे से ताकि आप बिल्कुल श्योर हो जाओ कि जो apparatus है पूरी तरह से एयर टाइटेड है। Leave the flask for a few hours, कुछ समय तक आप उसको छोड़ दो। After which introduce a small burning candle into each flask as showing in the figure, जैसा कि फिगर में दिखा रखा है। Immediately after introducing the candle, close the mouth of the flask tightly. Note the time taken for the candle flame to go out. मतलब पूरी तरह से बुझने में क्या टाइम लगा वो आप मेजर कर लो, मतलब कैलकुलेट कर लो। ठीक है, you will find that the flame goes out faster in the flask A. फ्लैस्क ए में आप देख पा रहे हो कि फ्लेम जो है वो काफ़ी जल्दी बुझ गया और फ्लैक्स बी में बाद में बुझा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉरी ऑक्सीजन जो है और भी किसी के द्वारा यूज़ किया जा रहा था। वो कौन था, कॉकरोच। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने लाइव कॉकरोच को रखा था तो वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा था, यूज़ कर रहा था, जिसके वजह से उस पूरे फ्लैश में
काफ़ी जल्दी ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज कर गई, खत्म हो गई, जिसके वजह से फ्लेम काफ़ी जल्दी बुझ गया। लेकिन वही अगर हम बी फ्लैश की बात करें तो वहाँ पर ओनली जो ऑक्सीजन प्रेजेंट थे वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहे थे, और कोई भी ऐसा वहाँ पर मतलब लाइव चीज़ें प्रेजेंट नहीं थी जो ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा था, जिसके वजह से काफ़ी लंबे समय तक जो कैंडल है वो जलती रही। ठीक है, तो फ्लेक्स ए में काफ़ी पहले ही बुझ गया कैंडल। ठीक है, अब नाउ यहाँ पर देखेंगे प्रोग्रेस चेक में। पहला क्वेश्चन दे रखा है, मेंशन एनी टू पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड एयर की अगर हम बात करें तो ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन अगर हम बात करें, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है एब्जॉर्ब होता है एल्वियोली सरफेस में वो होती है 20.96%। वही अगर हम बात करें एक्सपायर्ड एयर में तो ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन अमाउंट जो होती है ऑक्सीजन का जो एब्जॉर्ब होता है एल्वियोलर सरफेस में वो होता है 16.4%। अगर हम ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन बात करें, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है एल्वियोलर सरफेस में वो होती है एल्वियोलरी सरफेस से वो होती है 0.04% इंस्पायर्ड एयर में। अगर वही हम बात करें एक्सपायर्ड एयर में तो ड्यूरिंग द एक्सपायरेशन जो अमाउंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का वो रिलीज होता है एट द एल्वियोलर सरफेस, वो कितनी होती है 4%। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रहा है, गिव रीजन्स फॉर। पहला दे रखा है, पीपल क्लाइम टू हाई एल्टीट्यूड में सफर फ्रॉम डिजीनेस एंड अनस्टडी विजन। तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे जो प्रेशर जो है एयर का वो डिक्रीज करता जाता है, और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है वो भी डिक्रीज करती जाती है, जिसके वजह से ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से डिजिनेशन और अनस्टडी विजन होता है। नाउ नेक्स्ट दे रखा है, यूज अ लाइम वाटर इन मोस्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन रेस्पायरेशन। तो लाइम वाटर जो हम यूज करते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में रेस्पायरेशन के, ऐसा इसलिए क्योंकि लाइम वाटर जो होता है वो टर्न हो जाता है मिल्की में जब आप उसको रखते हो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, इस वजह से इसका हम यूज करते हैं। नाउ थर्ड नंबर दे रखा है, रेस्पायरेशन रेट इज हाई इन एनिमल देन द प्लांट्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है कि एनिमल जो होती है रेट ऑफ रेस्पायरेशन जो होती है हायर होता है एनिमल में देन द प्लांट, एज द लाइफ प्रोसेस इन द एनिमल इज मोर कॉम्प्लेक्स। पहला तो पॉइंट यही होगा कि लाइफ प्रोसेस जो होती है एनिमल की वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है कंपेरिजन टू प्लांट्स। ठीक है, और एनिमल्स क्या होते हैं मूव कर पाते वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इस वजह से उनकी जो रेट ऑफ रेस्पायरेशन होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रखा है, गिव अलोंग साइड is an experiment intended to demonstrate the action of the diaphragm, but something has gone wrong. What is the mistake in the diaphragm? Explain. क्या मिस्टेक किया गया वो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक एक्चुअली क्या किया आपने, डायफ्राग्राम को आपने अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराया है, तो होना क्या चाहिए था कि इनसाइड द प्रेशर क्या होना चाहिए था, आपका वॉल्यूम क्या हो रही है डिक्रीज करिए तो प्रेशर क्या होगा इंक्रीज करेगा, और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो आपका जो बलून है वो क्या होगा, वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बोल सकते हो वो बलून की जो साइज़ है वो डिक्रीज करेगी। यहाँ पर बलून की जो साइज़ है वो इंक्रीज दिखाई गई है, जैसा कि आपने एक्सपेरिमेंट में देखा था। सी अगर हम एक्सपेरिमेंट की ओर आए तो हमने देखा था सी यहाँ पे जब आपने इसको ऊपर की ओर किया तो इसके बलून की जो साइज है वो डिक्रीज कर रही थी पहले के कंपैरिजन में। जब आप उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, जो पार्ट है डायफ्राग्राम का जो पोर्शन की तरह काम कर रहा है उसको जब आप नीचे की ओर मूव कर रहे थे तो उस केस में क्या होता है बलून की साइज इंक्रीज कर रही थी, जब आप ऊपर की ओर मूव करा रहे थे तो आपकी जो बलून की साइज है वो डिक्रीज कर रही थी। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक यही है कि बलून जो होना चाहिए था वो क्या होनी चाहिए थी, उसकी साइज जो होनी चाहिए डिक्रीज होनी चाहिए थी, ना कि इंक्रीज। ठीक है, ओके। उसके बाद आज हम पूरा कंप्लीट ही कर दिए हैं, आपके द रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ही कंप्लीट है। थोड़ा सा यहाँ पर प्लांट रेस्पिरेशन और एनिमल रेस्पिरेशन इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सिमिलरिटीज़ की बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस एनर्जी स्टोरेज एज एटीपी इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एरोबिक जो रेस्पिरेशन होता है उसमें क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म्ड होती है। नाउ डिफरेंस की अगर बात करें प्लांट रेस्पिरेशन में तो नो एक्सटर्नल वेंटिलेशन मूवमेंट। ठीक है, अगर एनिमल की बात करें तो एक्सटर्नल वेंटिलेशन मूवमेंट
मूवमेंट एक्सेप्ट इन द एक्सट्रीमली स्मॉल एनिमल लाइक अमीबा और हाइड्रा, इसको छोड़कर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 2 नंबर में दे रखा है नो स्पेशल गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यूजुअली डायरेक्ट डिफ्यूजन फ्रॉम एयर स्पेस और फ्रॉम द सेल टू सेल, ठीक है। यहाँ पे बी नंबर सेकेंड नंबर दे रखा ब्लड सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। थर्ड नंबर दे रखा है एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर्म इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम प्लांट रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है वो फॉर्म करता है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। अगर हम एनिमल रेस्पिरेशन की बात करें तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है वो फॉर्म करती है लैक्टिक एसिड ओनली, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस अ लिटिल डिटेक्टेबल हीट, एनिमल प्रोड्यूस कंसिडरेबल डिटेक्टेबल हीट, ठीक है। फिफ्थ नंबर में दे रखा ग्रीन प्लांट हैव द एडिशनल ऑक्सीजन सोर्स from the photosynthesis. Aerobic animals have only air as a ऑक्सीजन सोर्स। 6 नंबर में दे रखा है रेस्पिरेशन रेट इज लो, इसमें जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो लो होती है प्लांट रेस्पिरेशन में, क्योंकि इसका रीजन मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। और रेस्पिरेशन रेट जो होती है एनिमल रेस्पिरेशन में वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यही था, ये लास्ट था जिसको मैंने डिस्कस कर दिया। तो आज हमने कंप्लीट कर दिया रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ओके देन बाय।